हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम सीबीएसई बोर्ड के अनुसार क्लास 10th म्यूजिक वोकल टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस जो है डिटेल से हम इस को पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, तभी जो है आप लोग एमसीक्यू कर पाएंगे, तभी आप अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है आलाप की। फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आलाप में क्या होता है, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को जो है आलाप कहा जाता है। राग के स्वरों को जब हम धीमी गति से, विलंबित का मतलब होता है धीमी गति में, ठीक है, जब हम धीमी गति में विस्तार करते हैं वो आपका आलाप होता है, और जब हम द्रुत गति में विस्तार करते हैं, द्रुत लय में विस्तार करते हैं, तो आपका तान होता है। सिर्फ आपके आलाप और तान की परिभाषा में एक ही अंतर है, वो है आपका लय का, गति का। तो एक में आपकी विलंबित लय है और दूसरे में द्रुत लय है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, और आप लोगों से गलत होने के चांसेस भी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विलंबित किस में है और द्रुत किस में है। तो पहले ही इस बात को अपने माइंड में क्लियर करके चले कि विलंबित शब्द का प्रयोग विलंबित शब्द का जो प्रयोग है, यानी कि धीमी गति का जो प्रयोग हम आलाप में करते हैं, और द्रुत गति यानी कि तेज गति का प्रयोग हम तान में करते हैं। प्लीज, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। विलंबित राग के स्वरों को उसके वाद्य संवादी तथा विशेष स्वर समुदाय को जो है ध्यान में रखकर विलंबित लय में विस्तार करने को हम आलाप कहते हैं। आलाप को आवश्यकता अनुसार वर्ण, गमक, अलंकार, खटका, मुर्की, मीन इन आदि से विभूषित करते हैं, सजाया जाता है। और गायन में जो है आलाप के आपके दो प्रकार माने गए हैं, आकार और नोम तोम का। ठीक है, आकार में क्या होता है, जब हम कोई स्वर को सिर्फ मतलब आ शब्द का सहारा लेकर के बोलते हैं, सिर्फ आ ही बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नोम तोम। नोम तोम में क्या होता है, शब्द होते हैं त न दे रे इस टाइप के, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और नोम तोम के जो ज्यादातर शब्द के प्रयोग है वो ध्रुपद में किए जाते हैं आपके। ठीक है, तो आधुनिक काल में जो आपके आलाप है 4 प्रकार है। एक बात ध्यान रखें, अगर आपसे आलाप के प्रकार पूछता है कि कितने हैं, तो आपने 2 ही बताना है, और अगर आपसे आधुनिक काल पूछेगा तब जाकर के आपने आलाप के 4 प्रकार बताने हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये जो 2 प्रकार है प्राचीन काल में माने गए थे, और ये आधुनिक काल में माने गए हैं। लेकिन आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा आलाप के कितने प्रकार है, आपने 2 ही बताने हैं। सेकंड है आपका तान की परिभाषा। तो तान शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी संस्कृत भाषा के तन धातु से हुई है। तन में ध्यान रखें, न के नीचे हलंत आएगा। अगर हलंत नहीं लगा होगा तो उस तन का मतलब होता है शरीर, और इस तन का मतलब हम जानते हैं, तानना होता है या विस्तार करना होता है। विस्तार का मतलब होता है गति जब बढ़ती है आपकी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो राग के स्वरों को द्रुत लय में प्रस्तुत करना। बार बार कह रही हूँ, द्रुत का मतलब तेज है। विलंबित और द्रुत का ही आपको फर्क पता होना चाहिए, इससे जो है आप दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आएगा, 101%। ठीक है, तो तान और आलाप में जो समानता गति का अंतर होता है, तो किस इसका अंतर है तान और आलाप में, सिर्फ गति का। वाद्यों में प्रयोग की जाने वाली तान क्या कहलाती है, तोड़ा कहलाती है। गाने के लिए हम तान कह देते हैं उसको, जब बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट पर, तो वाद्यों में जब इन तानों को प्रयोग किया जाता है तोड़ा कहते हैं इसको। तान के कई प्रकार होते हैं, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, दानेदार तान, पाठ तान, अलंकारिक तान, गमक की तान, फिरत की तान, छुट की तान, बराबर की तान, लड़त की तान, जबड़े की तान, अचरक की तान, गिटकरी की तान, झटके की तान। ये आपके तानों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको पहचानना होगा कि इनमें से तान कौन सी नहीं है। ये आप तभी पहचान पाओगे जब आपको पता होगा कि तानों के प्रकार जो है कौन से हैं। नेक्स्ट आपकी परिभाषा है कर्ण स्वर, या फिर हम इसको स्पर्श स्वर भी कहते हैं। कर्ण का मतलब होता है स्वरों का स्पर्श करना। तो डेफिनेशन देखते हैं। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को तनिक छूना या फिर स्पर्श करना। जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण का मतलब किसी स्वर को गा रहे हैं, तो उससे आगे वाला स्वर, मान लो ग स्वर गा रहे हैं, तो उससे आगे वाला स्वर आपका रे होगा। ठीक है, और ग से पीछे वाला स्वर आपका म होगा। तो आगे या पीछे वाले स्वर को आपका तनिक छूना या हल्का सा छूना या फिर स्पर्श करना सिर्फ आपका क्या कहलाता है, कर्ण स्वर कहलाता है। यानी गाते बजाते समय किसी भी स्वर को स्पर्श मात्र किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण स्वर कहते हैं। कर्ण स्वर के आपके 2 प्रकार है, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। इस कर्ण का जो प्रयोग है मूल स्वर से पहले किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, आपका ये मूल स्वर है और इस मूल स्वर से पहले किया जाता है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले आपका मूल स्वर होता है, फिर आपके स्वर के आगे, पूर्व का मतलब पहले ही होता है। ठीक है,
तो मूल स्वर हमारा वो होता है जिस स्वर को हम गा रहे हैं। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ऊपर जो आपका है ये लेफ्ट साइड जो आपका होगा ये आपका पूर्व लगन कर्ण होगा। पूर्व का मतलब है पहले, स्वर के पहले अगर कर्ण है तो वो पूर्व लगन कर्ण है। अनुलगन कर्ण, अनु का मतलब होता है बाद में। तो किसी भी मूल स्वर का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसके बाद वाले स्वर को अगर हम स्पर्श कर रहे हैं तो आपका अनुलगन कर्ण होता है। ये आपका इस तरीके से है, मूल स्वर आपका ऐसे का ऐसे ही रहा, लेकिन ये ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड इस बात का ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड होगा तो आपका पूर्व लगन होगा और राइट साइड होगा तो आपका अनुलगन कर्ण होगा। कर्ण को हम इसी तरीके से जो है डिनोट करते हैं। इस बात का प्लीज ध्यान रखें। ये क्वेश्चन जो आएगा आपको पूरी तरीके से पता होगी पूर्व लगन कर्ण जो अनुलगन कर्ण कैसे हम शो करते हैं इसको। सिर्फ एक बात है कि मूल स्वर आपका नीचे ही रहेगा, उसके लेफ्ट और राइट साइड जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट परिभाषा है, लास्ट परिभाषा है हमारी मींड की। किसी भी 2, 3 अथवा 4 स्वरों को बिना खंडित, खंडित का मतलब होता है टूटना और बिना खंडित मतलब बिना टूटे, तो गाने बजाने को हम क्या कहते हैं? मींड कहते हैं। तो इस शब्द का बिल्कुल ध्यान रखें। मींड आपकी 2 स्वरों में भी ली जा सकती है, 3 में भी ली जा सकती है और 4 स्वरों में भी। आगे है दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को जो है मींड कहते हैं। तो अटूट ध्वनि, अटूट का मतलब बिना टूटे, ऐसी ध्वनि जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाएंगे। मींड को दर्शाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं, जैसे सा मा। ये ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार ही बना हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 101% आएगा कि मींड का चिन्ह क्या है। तो उल्टा अर्धचंद्राकार है ये आपका। ठीक है, और स्वरों के ऊपर दिखाया जाता है इसको, स्वर के नीचे नहीं, स्वर के ऊपर दिखाया जाता है। सा से माँ तक मान लो हमने मींड लेनी है तो कैसे होगा? सा और माँ के बीच में आपके 2 स्वर आते हैं, रे और ग। रे और ग को इस तरीके से गाना है कि सिर्फ आपका वो स्पर्श हो। सा से माँ तक हमें इस तरीके जाना है कि जो आपके बीच के स्वर रह गए रेगा उनका सिर्फ स्पर्श होना चाहिए, परंतु वो अलग अलग सुनाई नहीं पड़ने चाहिए। मींड जो है आपके भारतीय संगीत की एक विशेषता है। और मींड बात करें तो एक प्लावित गमक का भी प्रकार है और वली गमक का भी प्रकार है, और मींड जो है आपका एक प्लावित गमक का भी प्रकार है। तो ध्यान रखें मींड आपके कौन से गमक का प्रकार है? वली गमक और प्लावित गमक का। ये सारी आपकी परिभाषाएं थी। अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से रीड किया है तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप डेफिनेशन में से अटेम्प्ट ना कर पाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है सेकेंड यूनिट है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बताना है तानपुरे का। जो ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा है वैसे वो आपके सिलेबस से इस बार काट दिया गया है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा जो है करेंगे। मतलब इसको तानपुरे को स्वरों में कैसे मिलाया जाता है फिर भी हम इसको करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और भारतीय संगीत में गायन तथा वादन के स्वर को निश्चित रखने के लिए प्रमुख वाद्य का नाम है तानपुरा। तानपुरे को क्या कहा जाता है? तंबूरा भी कहा जाता है। तार वाद्य होने के कारण गायन तथा वादन में स्वर के लिए इसको सर्वोत्तम मानते हैं। तार वाद्य है ये, मतलब इसमें 4 तारे होती है, जिस कारण से इसको तत्वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका तानपुरे के अंगों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको तानपुरे का जो है चित्र दिखा दूं कि ये होता इस तरीके से होता है आपका तानपुरा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है आपका तुम्बा। तुम्बा कौन सा पार्ट है? ये आप जो सारा देख रहे हो नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है, कैसे बनता है? ये एक लौकी का बना हुआ होता है। ठीक है, गोल आकृति का बना होता है। देख रहे हो कि इसकी आकृति कैसी है? ये आपकी गोल ही है, लौकी से बनता है, आकृति गोल होती है और इसके अंदर का जो भाग होता है खोखला होता है। ये जो ऊपर वाली चीज देख रहे हो ये आपकी तबली है। तो इसको जो है बाद में ढका जाता है। क्या किया जाता है? एक लौकी को लिया जाता है, विशेष प्रकार की एक लौकी होती है, और उसको क्या किया जाता है? ऊपर से तो काट दिया जाता है और अंदर से जो है खोखला कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। जो बीज वगैरह होते हैं वो सारे निकाल लिए जाते हैं, उसको सुखाया जाता है। ठीक है, तो वो आपका बन जाता है तुम्बा। अब जो आपने उसको काटा था बीच में से, तो उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अब क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पार्ट होता है तबली, इससे ढक देते हैं। ठीक है, ये लौकी का बना हुआ गोल आकृति का बना होता है। इसके अंदर का जो भाग होता है वो खोखला होता है, जिसके कारण तानपुरे की ध्वनि में वृद्धि तथा गूंज जो है उत्पन्न होती रहती है। इस खोखला इसलिए किया जाता है जिससे तानपुरे की जो ध्वनि है वो आ सके और गूंज जो है उत्पन्न हो सके, इसलिए इसको जो है खोखला किया जाता है अंदर से। सेकंड पार्ट की बात करेंगे तबली।
ये था हमारा तानपुरा। हमने जो लौकी ली और उसको खाली अंदर से बीज निकाल लिए, तो वो अब खाली पार्ट जो था उसको हम किससे ढकेंगे? तबली से ढकेंगे। ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका तबली कहलाता है, ये वाला। लौकी के ऊपर हम लौकी के ऊपर का जो भाग है वो काट कर अलग कर दिया जाता है, और तुम्बे के खोखले भाग को हम क्या करते हैं? एक चपटी लकड़ी से ढक देते हैं, ठीक है। और इसी भाग को हम क्या कहते हैं? तबली कहते हैं। तो ध्यान रखें, लौकी के ऊपर जो आपका तुम्बा होता है, तुम्बे के ऊपर जो है आपका जो भाग है उसको लकड़ी से हम जो है ढक देते हैं, ठीक है। वो आपका तबली कहलाता है। थर्ड है आपका डांट। तानपुरे के ऊपरी लंबी भाग को हम डांट कहते हैं। यह पोली और लंबी लकड़ी का बना होता है। इसके निचले भाग को जो है हम तुम्बे से जोड़ते हैं। इसमें खूंटियां भी लगी होती है। तो कौन से पार्ट में? आपकी डांट में जो आपकी खूंटियां भी लगी होती है। डांट के ऊपर जो है चारों तार जो है तने रहते हैं। अब देखो डांट क्या होती है। ये हमारा है तुम्बा, ठीक है। ये बात तो आपको पता चल गई। ये वाली चीज जो है हमारी लंबी सी जो जा रही है, ये आपकी क्या कहलाती है? डांट कहलाती है। अब हमने क्या किया? तुम्बे को क्या किया? ये इतना पार्ट था हमारा तुम्बा, इसको हमने किससे जोड़ दिया? डांट से, है ना। और जब हम तुम्बे को और डांट को आपस में जोड़ते हैं तब वो आपका गुल्लू बन जाता है। गुल या गुल्लू एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमने जब जोड़ा ये वाला पोर्शन इससे और इससे, तो आपका ये क्या बन गया? गुल्लू। तो आपका तुम्बा ये वाला पार्ट है, तबली जिसको हमने ढका था वो वाला पार्ट है, और डांट आपकी ये वाली चीज है, और गुल्लू कौन सा पार्ट है? जिसको हमने तुम्बे और इसको दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट किया, जोड़ा था। गुल्लू जिस स्थान पर तुम्बा और डांट को मिलाया जाता है, समझ आ गई थी। तुम्बा आपका ये है, ठीक है। तो इसको जब जोड़ा गया डांट से, आपका क्या बन गया? नेक्स्ट है आपका ब्रिज या फिर गुड़च। ये क्या होता है? तबली पर एक हाथी दांत की बनी हुई चौकी, एक छोटी सी चौकी होती है जिस पर तानपुरे के चारों तार जो है स्थिर रहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। आज के समय में ये ब्रिज जो है प्लास्टिक का भी होता है। तो ध्यान रखें, पहले ये किससे बनता था? हाथी के दांत से बनता था। आजकल जो हमें ये प्लास्टिक का भी देखने को मिल जाता है। ये क्या है? ये आपका तबली है, ठीक है। इस पे क्या है? ये आप जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये आयताकार की ही है और हाथी के दांत से बनी होती है। ये एक चौकी टाइप में है, मतलब इस टाइप के शेप में है ये, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए, घुड़च, घोड़ी, ब्रिज, एक ही बात है ये, ठीक है। ये आयताकार की एक चौकी है जो हाथी के दांत से बनी होती है या फिर प्लास्टिक की भी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? घुड़च कहते हैं, घोड़ी भी कहते हैं, और ये ब्रिज भी कहते हैं। तीनों चीजें आप ध्यान में रखें, तीनों एक ही बात होगी। ये किस लिए है? इस पे जो है आपके चारों के चार तार होते हैं तानपुरे में, वो चारों के चारों तार जो है इस पे स्थिर रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लंगोट। तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है, ठीक है। तुम्बे का जो नीचे का भाग होता है, तुम्बा आपका ये वाला है और इसके नीचे का भाग ये वाला है। तो इसमें क्या है? तार को बांधने के लिए कील लगी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लंगोट कहते हैं। तो देख सकते हो आप, ये रहा आपका लंगोट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटी या फिर तार गहन। क्या होता है? तो खूंटियों के पास ही हड्डी की दो पट्टियां बनी हुई होती हैं। ये देखो, यहाँ आपकी खूंटियां हैं और यहाँ पर जो है आपकी हड्डी की दो पट्टियां सी बनी हुई हैं। ध्यान से देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों पट्टियों में से जिस पट्टी पर हम तार रखेंगे, तो ये रहा, इनमें से जिस पर हम इस पे तार रखते हैं, अटी को मेरू भी कहते हैं। जिस पट्टी में तार रखे जाते हैं उसे हम अटी कहते हैं, और जिस पट्टी में जो हम तार पिरोते हैं वह तार गहन कहलाती है। ये आपकी दो पट्टियां हैं, इसमें जो आपके तार रखे जाते हैं और इसमें जो है तार पिरोए जाते हैं तार गहन में। तो आपको दोनों पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपकी खूंटियां। डांट के ऊपरी सिरे पर लकड़ी की बनी हुई चार खूंटियां होती है जिन पर तारों को जो है बांध दिया जाता है। तो ये चार खूंटियां आपकी लगी हुई है, जिससे किससे बांध देते, जिसे हम क्या चार खूंटियां हैं ये आपकी, ठीक है। और इसको हमने किससे बांधा है? डांट के ऊपरी सिरे से। ये डांट का ऊपरी सिरा है। नेक्स्ट है तानपुरे में चार तार होते हैं। पहले तीन तार लोहे के होते हैं और चौथा तार पीतल का होता है। ये तो आपको पता ही है।
कि ये ध्यान रखना बस 3 तार जो है लोहे का है, चौथा तार आपका पीतल का है। नेक्स्ट है आपका धागा या घुरज, धागा सॉरी, जिसको हम सूत भी कह सकते हैं। घुरज पर तारों के नीचे जो है सूत लगा रहता है, तो सूत के कारण ही जो है तारों में जो है झनकार उत्पन्न होती है। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका सूत, ठीक है। ये आपका घुड़च है, इसके बीच में जो है सूत को जो है रखा जाता है। नेक्स्ट है आपकी पत्तियां, पॉइंट। सजावट के लिए हम क्या करते हैं, तुंबे के ऊपर जो लकड़ी की सुंदर सुंदर पत्तियां बना देते हैं, जिसे हम श्रृंगार भी कहते हैं। ये सिर्फ एक सजावट के लिए होती है पत्तियां आपकी। नेक्स्ट है आपका मनका। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती आकार के गोल प्लास्टिक हड्डी से या फिर कांच के टुकड़े से घुड़स तथा जो लंगोट के बीच में जो है डाल दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मनका कहते हैं। ये रहा आपका मनका, ठीक है, घुड़च के पास ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि तानपुरे को जो है कैसे मिलाते हैं। तो प्रथम तार को जो है मंदर सप्तक के पा से मिलाया जाता है। मंदर सप्तक का पा कैसे होता है, पा के नीचे बिंदु आता है। अगर मान लो किसी राग में पंचम स्वर का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसको मंदर सप्तक के नी स्वर से मिला देंगे। अब नी स्वर का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हम इसको मंदर सप्तक के मां से मिला देंगे। आगे देखते हैं कि तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को हम जोड़ी का तार कहते हैं, ठीक है। इन दोनों तारों को जो है मध्य सप्तक की सा से जो है मिलाया जाता है, और अंतिम तार को हम जो है सा स्वर से मिलाते हैं। तो पहला तार आपका मंदर सप्तक के पा से मिलेगा, सेकंड और थर्ड तार दोनों तार जोड़ी के तार होते हैं, और लास्ट का जो तार होता है आपका, उसको हम मंदर सप्तक के सा से मिलाते हैं। मतलब पहले वाले प के नीचे भी डॉट होनी चाहिए, सा वाले स्वर के नीचे भी डॉट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही मंदर सप्तक के स्वर है। ये दोनों सा जो है मध्य सप्तक के सा है। तो इस बात को ध्यान रखें कि तानपुरे को जो है इस तरीके से मिलाया जाता है। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार जो है खूंटी से मिलाए जाते हैं, और थोड़े अंतर को के लिए मनका से इसको जो है मिलाते हैं। मनका नीचे करने से स्वर चढ़ जाता है और ऊपर करने से जो है उतर जाता है। अब है आपकी तालों की बारी। तो आपकी 3 ताले हैं, तिलवाड़ा ताल, चौताल और रूपक ताल। तिलवाड़ा ताल आपकी तबले की ताल है। आपको हर ताल का पता हो कि कौन सी तबले की ताल और कौन सी पखावज की। पखावज तबले पर आपकी बंद बोलों की ताल होती है, और पखावज पर आपके खुले बोलों की। यह तबले की ताल है, जिसे ख्याल गायन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ताल में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पे सम रहता है, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पे खाली और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली होती है। इस ताल में आपके टोटल 4 विभाग, इस ताल में आपके 4-4 मात्राओं के जो है 4 विभाग होते हैं। तो देखते हैं हम इस ताल को। 16 मात्राएं हैं, जैसे कि धा त्रिकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता त्रिकिट धिन दिन, धा धा धिन दिन। यह है ताल की एक गुण। एक गुण को हम ठा भी कहते हैं, ठेका भी कहते हैं, और बराबर की लय भी जो है कहते हैं। ये बोल जो है आपको याद करने हो कि पहली मात्रा पे आपका क्या है, सम है। 5वीं मात्रा पे आपका क्या है, दूसरी ताली है। 9वीं मात्रा पे आपका क्या है, खाली है। 13वीं मात्रा पे आपका क्या है, तीसरी ताली है। तो मतलब अगर तालियों की संख्या पूछेगा तो आपको 3 बतानी है। सम है, ये ठीक है कि पहली मात्रा पे आपका सम है, 9वीं मात्रा पे आपका खाली है, 0 का मतलब खाली होता है। अगर तालियों की संख्या पूछेगा तो आपकी टोटल 3 है तालियां, क्योंकि हम सम को पहली ताली कहते हैं। तो पहली ताली यहाँ से आपकी काउंट होगी, सेकंड ताली ये रही, थर्ड ताली आपकी ये रही। खाली की संख्या 1 है। अब आपको ये पता हो कि मान लो कि एक मात्रा में जैसे आपके 2 बोलों को बोला जाता है, तब वो आपकी दुगुन बनती है। एक मात्रा में जब 3 बोल आ जाएंगे तो तिगुन बन जाएगी। तो इन 2 बोलों को हम इकट्ठा करके जब एक मात्रा में लिख देंगे तो आपकी क्या बन जाती है, दुगुन। आपके सामने ये इतना भी दिया आ सकता है और पहचानना भी हो सकता है कि आपको ये दुगुन है, तिगुन है, चौगुन है, कैसे है। तो आपको हर ताल की एक गुण याद होगी, फिर आप उसकी दुगुन, तिगुन, चौगुन बना करके देख सकते हैं कि वो आपका दुगुन होगा, तिगुन होगा, चौगुन होगा, या दुगुन, तिगुन, चौगुन जो है आपको बनानी भी आनी चाहिए। तो 2-2 मात्रा को इकट्ठा करके लिखते जाओगे तब आपकी दुगुन बन जाएगी। 3-3 मात्राओं को इकट्ठा करके लिखते जाओगे आपकी तिगुन बन जाएगी, और 4 मात्राओं को इकट्ठा करके लिखते जाओगे तब आपकी चौगुन बन जाएगी। नेक्स्ट आपकी ताल है 4 ताल। 4 ताल आपकी 12 मात्राओं की ताल है, और ये जो है आपकी पखावज की ताल है। इस बात को ध्यान रखें, पखावज पर बजती है, और पखावज पर बजने वाली ताल खुले बोलों की ताल होती है। और पखावज की ताल का जो प्रयोग है ध्रुपद गाने में किया जाता है, ध्रुपद गाने के लिए। तो दोनों बातें आपको बिल्कुल ध्यान से हो।
12 मात्राओं की ताल है, दो दो मात्राओं के 6 विभाग है। पहली मात्रा पे सम, तीसरी और सातवीं पर खाली और पांचवी, नौवीं, 11वीं पर ताली रहती है। और यह विलंबित लय की ताल है। कौन सी लय की ताल है? विलंबित। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गति गन। ये बोल जो है आपको याद करने हैं। पहली मात्रा पे सम है, तीसरी मात्रा पे खाली, पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली और सातवीं मात्रा पे खाली, नौवीं मात्रा पे तीसरी ताली और 11वीं मात्रा पे चौथी ताली। इस तरीके से ये आपकी ताल है। इन बोलों को आपको जो है अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट ताल है आपकी रूपक ताल। ये ऐसी ताल है जो आपकी शास्त्रीय तालों की अपवाद ताल है, क्योंकि ये हर ताल की पहली मात्रा पे हम सम दिखाते हैं। ये ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे सम भी दिखाया जाता है और आपका खाली भी दिखाया जाता है, यानी कि ताली भी आएगा आपका और खाली भी, दोनों ही चीज दिखा सकते हैं। इस ताल में 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं। पहले भाग में 3 मात्राएं, फिर दूसरे विभाग में और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पे खाली दिखाया जाता है और मतलब सम भी दिखाया जाता है और खाली भी दिखाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चौथी मात्रा पे दूसरी ताली होगी, छठी मात्रा पे तीसरी ताली होती है। इस ताल का प्रयोग गीत, गजल, भजन के साथ किया जाता है। सुगम संगीत में भी किया जाता है और शास्त्रीय संगीत में भी। इस ताल के बोल है तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। पहली मात्रा पे खाली है, चौथी मात्रा पे दूसरी ताली, छठी मात्रा पे तीसरी ताली। तो आपका इसका क्या होगा कि खाली की संख्या तो 1 है और तालियों की संख्या आपने 2 बतानी है। ये क्वेश्चन 12th में भी आया था। तो आपको तालियों की संख्या जो है 2 बतानी है और खाली की संख्या 1 बतानी है। सीबीएसई ने इसका राइट आंसर यही माना है। तो हर ताल की दुगुन तिगुन तो आप कर ही सकते हैं, चौगुन। तो लास्ट यूनिट करते हैं राग भोपाली और खमाज। राग भोपाली जो है कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। थाट क्या होता है? जब किसी भी रागों का जो है पिता कहलाता है। किसी भी राग का जब जन्म होता है तो वो थाट से ही होता है। आपके 10 थाट है, उन 10 थाटों से ही कोई ना कोई आपका थाट होता है। इसमें सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर म और नी जो है आरोह और अवरोह दोनों में ही वर्जित रहते हैं। इस कारण से इसकी जाति जो है ओढ़व ओढ़व है। ओढ़व ओढ़व का मतलब है जब सिर्फ 7 राग में 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा, तो 7 स्वर होते हैं आपके, 2 स्वर वर्जित हो गए तो 5 स्वर बच गए, इसलिए इसकी जाति जो है ओढ़व ओढ़व है। वादी स्वर ग है, संवादी स्वर ध है। वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है और संवादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गायन समय। इसको रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। समप्राकृतिक राग मिलता जुलता राग होता है। इसका जो समप्राकृतिक राग है देशकार है। प्रकृति इसकी गंभीर प्रकृति है। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, हमारी ये सब चीजें जो है गाई जाती है। न्यास का स्वर है जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है। सा गा पा। अंग जो है इसका पूर्वांगवादी है। आरो सारे गा पा धासा, साधा पागा रेसा। पकड़ जो है पागा रेगा सारे धासा। तो आपको आरोह पकड़ जो है दोनों राग की याद हो। कर्नाटक संगीत में इस राग को मोहन राग के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये आप लोगों के लिए। राग खमाज जो है खमाज थाट से ही उत्पन्न राग है। इसका थाट खुद का ही थाट है, तो इस कारण से हम इसको आश्रय राग कहते हैं। इस राग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध नी का भी और कोमल नी का भी। आरोह में हम शुद्ध नी करते हैं और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं और शेष स्वर जो आपके हैं शुद्ध रहते हैं। वर्जित स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस राग के आरोह में रे स्वर वर्जित है। आपके उस राग में 2 स्वर वर्जित है, इसमें जो है आपका 1 वर्जित है, वो भी सिर्फ आरोह में। तो पूछा जा सकता है कि आपके इस राग में कितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं। तो इस राग में आपके 6 तो आरोह में और अवरोह में 7। तो इसका आंसर इसकी जाति क्या होगी? षाढ़व संपूर्ण। षाढ़व का मतलब होता है जब 6 स्वर प्रयोग हो आरोह में। अवरोह संपूर्ण का मतलब है जब 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं आपके। वादी स्वर आपका ग है, संवादी स्वर आपका नी है। गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है, उसका रात्रि का पहला पहर था, इसका रात्रि का दूसरा पहर है। प्रकृति चंचल प्रकृति का राग है। इसमें बड़े ख्याल सुनने को भी जो है नहीं मिलता है, किंतु वाद्यों में मसीद खानेगत अवश्य ही सुनने को मिल जाती है। छोटा ख्याल, ध्रुपद, हमारी ये सब चीजें जो है गाई जाती है। संप्राकृतिक राग मिलता जुलता राग है राग तिलंग। न्यास के स्वर है सा गा पा। आरोह है सा गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे। सब देख रहे हो ना, इसमें रे स्वर का प्रयोग नहीं किया गया। इट मीन्स ये आपका राग खमाज है और शुद्ध नी का प्रयोग किया जा रहा है। अवरोह में आपका क्या है? कोमल नी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इट मीन्स आपका ये खमाज राग है, क्योंकि अवरोह में कोमल नी का प्रयोग होता है। नी धा मा पा धा मा गा पा मा गा। तो इस राग की पकड़ है, इसको भी अच्छे से आपको याद करना है। थैंक यू।